और दूसरी छलांग में दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे के बिल्कुल नजदीक खड़े हुए लोगों ने तलवारें सोंधकर उस पर हमला आवर होने की कोशिश की, लेकिन नौजवान ने सिर्फ 2-3 हाथों में उन्हें जमीन चटा दी और दूसरे लम्हे वो बाहर था। पीतर सिंह खड़ा हो गया। इसे गिरफ्तार कर लो, निकल कर जान न पाए, उसने कहा और दूसरे लम्हे अंदर मौजूद लोग बाहर निकले। मैं अपनी जगह रहा था। पीतर सिंह हैरान खड़ा था। ये कौन था? उसने बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहा, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं था। बाहर भाग दौड़ हो रही थी। न जाने उसका क्या नतीजा निकला था। बहरहाल दरबार बर्खास्त हो गया और थोड़ी देर के बाद नतीजा भी निकल आया। नौजवान 8 अफराद को कत्ल करके साफ निकल गया था और अब पीतर सिंह को एहसास हुआ यह सब कुछ मजाक नहीं था। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने खास लोगों को बुलाकर हुक्म दिया कि मोहर चंद घंटों के अंदर अंदर वापस आ जानी चाहिए, लेकिन मैं जानता था कि यह मुमकिन नहीं है और जो कुछ मैं जानता था वही दुरुस्त निकला। सब कुछ हुआ, लेकिन मोहर ले जाने वाले का कोई निशान नहीं था। फौरी तौर पर राजधानी में कुछ हदायत जारी की गईं, जिनके तहत सारी कार्रवाइयों को रोक दिया गया जो राजा के हुक्म से अमल में आती थीं। मुबादा मोहर ले जाने वाला कोई उससे फायदा ना उठा ले। राजा पीतर सिंह और उसके मशीर सर जोड़कर बैठ गए और उस शख्स के बारे में गौर किया जा रहा था जिसने ये दीदा दलेरी की थी, लेकिन कोई सही रास्ता देने से कासिर था। फिर एक रात की सुबह राजा जागा तो उसका ताज शाही गायब था और उसकी जगह एक पर्चा रखा हुआ था। एक राजा के लिए इससे बुरी खबर और कोई नहीं हो सकती थी कि वो बेताज हो जाए। ये ताज अब मेरे सर पर है और बहुत जल्द मैं इसको पहनकर जनता के दरमियान आऊंगा। पहले पीतर सिंह महाराज मुझे तलाश करने की कोशिश कर ले। अब तो पीतर सिंह के खैरो गजब का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिन जिन लोगों पर बगावत का शुबा हो सकता था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से बेगुनाहों की शामत आ गई, लेकिन असली आदमी नहीं पकड़ा जा सका। मैं मुतमईन था। कशका ने एक रास्ते का इंतखाब करके काम शुरू कर दिया था। ना ही ताज शाही मिला और ना ही शाही मोहर। हालांकि राजा के हजारों आदमी उस काम में मसरूफ हो गए थे, लेकिन कशका बला का दलेर था। एक सुबह उस वक्त राज दरबार में दाखिल हुआ जब पीतर सिंह वहां नहीं पहुंचा था। उसका चेहरा बदस्तूर कपड़े से ढका हुआ था। लोग समझ न सके और कशका तख्त शाही पर बैठ गया। उसने अपने लिबास से गुमशुदा ताज निकाल कर सर पर रख लिया था। इसी वक्त मैं और पीतर सिंह दूसरे लोगों के साथ दरबार में दाखिल हुए थे, लेकिन अंदर का मंजर देखकर पीतर सिंह शशतर रह गया। ये कौन है? वो गुर्राया। मैं राजा हूं और यह ताज इस तख्त का है। राजा पीतर सिंह, मेरी बर्तरी तस्लीम कर लो और राज छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। कशका ने कहा। पीतर सिंह के जानिसार तलवारें सोच कर तैयार हो गए, लेकिन पीतर सिंह ने उन्हें रोक दिया। बेबाक इंसान, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। अगर तुम कोई शातिर चोर हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें माफ करके इनाम दूंगा। अगर तुम हुकूमत के बागी हो तो भी बताओ, ताकि मैं तुमसे बगावत की वजह मालूम करूं। दूसरी सूरत में तुम मारे जाओगे और इतने दिलेर इंसान को कत्ल करके मुझे अफसोस होगा। मेरा नाम कशका है और मैं इस तख्त का मालिक हूं। क्या तू बागी है? हरगिज नहीं। अपने वतन से कोई बागी होता है? मगर मुझे अब तुम्हारी हुकूमत पसंद नहीं है। मैं तुमसे बेहतर तौर पर यह निज़ाम हुकूमत चला सकता हूं। तुम मुझे कोई पागल मालूम होते हो। ताज और मोहर वापस कर दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। अपनी तलवार भी खोल दो पीतर सिंह, ये मेरे पास होनी चाहिए। गिरफ्तार कर लो इसे, निकल कर जाने ना पाए। पीतर सिंह को तैश आ गया और नौजवान ने ताज उतारकर अपने लिबास में रख लिया और आखिरकार कशका मेरा शागिर्द था। मैंने उसे वक्त की बेहतरीन सलाहियतें बख्शी थी। चारों तरफ से लोग उस पर टूट पड़े थे, लेकिन उसने इन्हें गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया और बेशुमार लोगों को कत्ल करके वो पीतर सिंह पर अचानक आ पड़ा। उसने नहायत चाबक दस्ती से पीतर सिंह की तलवार निकाल ली और अपनी तलवार फेंक कर फरार हो गया। महल के मुख्तलिफ हिस्सों में उसने चंद लोगों को कत्ल किया और साफ निकल गया, लेकिन पीतर सिंह पर अब हेजान तारी था। उसकी हुकूमत हिल कर रह गई थी। अकल में आने वाली बात ही नहीं थी। उसने आला पैमाने पर कशका के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ कशका भी खामोश नहीं था। उसने महल में कई बार दाखिल होकर अफरा तफरी फैलाई और पीतर सिंह को परेशान करके रख दिया। अब तो पीतर सिंह किसी बहुत बड़ी साजिश पर गौर करने लगा था। मैं इस दौरान एक खामोश तमाशाई बना रहा था। पीतर सिंह ने कई बार मुझसे इस मौजू पर गुफ्तगू की थी, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। बस मैं भी हैरानी का इजहार करता रहा था। पीतर सिंह को इस बात की परेशानी थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। मैदान जंग में हर जगह पीतर सिंह का नाम गूंजता था। महाराज, उसने कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, पूरन महाराज, वो जानते हैं कि अब इनके जीवन की आखिरी घड़ी आ पहुंची है और मेरे मुकाबले पर आने वाले थर थर कांपने लगते हैं। मैंने अब तक जितनी फतुहात हासिल की हैं, महाराज, अगर इनका हाल आप अपनी आंखों से देख लेते तो आपको यकीनन खुशी होती। बस ये तरखान रह गए हैं।
लेकिन इस बार मैंने इनके बारे में जो फैसला किया है, इसके बाद तरखानों में इतनी जान न रहेगी कि वो कभी बगावत के बारे में सोच भी सके। मैं इन लोगों पर कभी एतबार नहीं करता था, लेकिन अब इन्होंने इस बात का यकीन दिला दिया है कि इन पर एतबार करना बेवकूफ़ी है। मैं जानता हूं महाराज कि मैं तरखानों को शिकस्त दे दूंगा। मैंने जो कोशिशें की हैं, इनका जायजा आप ले लें। मगर ये घर का भेदी आस्तीन का सांप कौन है? मुझे तो सबसे बड़ी हैरत इस बात पर है कि वो महल में आता और महल से चला जाता है। उसके रास्ते में आने वालों को उसकी तलवार खत्म कर देती है। इतना तवील रास्ता है बस्ती से बाहर जाने का, मगर कोई उसे रोक नहीं पाता। ये कैसी अनोखी बात है? उसकी वजह तुम्हें भी मालूम है पीतव सिंह। कौन सी वजूहात महाराज? जाहिर है कि वो दिन और रात का तायुन करके तो नहीं आता, बस अचानक नमूदार होता है, और उसके लिए हमारे पास पहले से तैयारियां नहीं होती। कौन सी तैयारियां नहीं हैं? कालंदी में जगह जगह फौजी फैले हुए हैं और उसे हर रास्ते पर तलाश कर रहे हैं, मगर अब वो इत्मीनान से आता है और निकल जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कालंदी उसके साथ है। यह बात नहीं है पीतव सिंह। मैदान जंग का मामला दूसरा है। वहां एक जाना पहचाना दुश्मन निगाहों के सामने होता है और उनकी तादाद इतनी होती है कि वो छुप नहीं सकता। लेकिन ये तनहा आदमी जाहिर है इसे काम करने के बेहतर मौके फराम है और इन्हीं से फायदा उठाकर वो निकल जाता है। मगर अब मैं क्या करूं? उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी रखो। बड़ी अनोखी बात है महाराज। सच्ची बात तो यह है कि वो मुझ पर काबू पा चुका है। जिस रियासत के राजा का ताज, शाही मोहर और तलवार किसी दूसरे आदमी के कब्जे में पहुंच चुकी हो, वो अपने आप को सिर्फ इसी बात पर राजा कहलवा सकता है कि उसकी हुकूमत बाकायदा खत्म होने का ऐलान न किया गया। वरना अगर पुरखों की रीत मान ली जाए तो मेरी हुकूमत तो खत्म हो चुकी है। और नहीं पीतव सिंह, इस सिलसिले में तुम गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। बागी तो आते ही रहते हैं और इनकी सरकोबी भी की जाती है। चुनाचे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं हूं महाराज, मगर इस बागी की हरकतें मुझे हैरान किए दे रही हैं। मैं सोचता हूं आखिर उसके साथ कौन सी कुव्वत है जो वो इतने जबरदस्त पैमाने पर काम कर रहा है। वो चालाक है पीतव सिंह, नडर है, दलेर है, और यही सारी चीजें उसे कामयाबी दिला रही हैं। लेकिन वो हमेशा तुम्हारे हाथों से नहीं बच सकता। एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। महाराज पूरन सिंह, मैं उसकी वजह से परेशान हो गया हूं। मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि उसने मेरे दिमाग की चोलें हिला कर रख दी हैं। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूं, राज दरबार के सारे कामों से दूर रहकर सिर्फ उसी के बारे में सोचने का ख्वाहिशमंद हूं। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे महाराज पूरन? पीतव सिंह ने कहा। कहाँ जाओगे पीतव सिंह? मैंने सवाल किया। मेरा एक और महल है बस्ती से दूर हटकर, एक दरिया के किनारे। बड़ी सुंदर जगह है। वहां चारों तरफ सुकून ही सुकून बिखरा हुआ है। पुरसकून रहकर इस सिलसिले में कुछ सोचना चाहता हूँ। जब भी मुझ पर कोई परेशानी तारी होती है तो मैं वहीं चला जाता हूँ, और बाकी उस जगह सोचने में बड़ी आसानी होती है। तो ठीक है पीतव सिंह, अगर तुम समझते हो कि इस वक्त तुम्हें सुकून की जरूरत है तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बहुत शुक्रिया महाराज, अभी तैयारियां की लेता हूँ, पीतव सिंह ने कहा। और प्रोफेसर परेशान हाल राजा राज दरबार के सारे काम छोड़ छाड़ कर सुकून की तलाश में चल पड़ा। मैं भी उसके साथ था। जिस महल के बारे में राजा ने निशानदेही की थी वाकई एक हसीन तरीन इलाके में था। तहद्दे निगाह सुर्ख पोश चोटियां नजर आ रही थीं। उनके दामन में सब्जाजार फैले हुए थे और सब्जाजारों में यह हसीन महल एक खिलौने की मानिंद नजर आता था। बुलंदियों से देखने पर तो मंजर बेहद हसीन मालूम होता था। मैंने भी इस जगह को पसंद किया। राजा की बेशुमार खादमाएं यहाँ मौजूद थीं, एक से बढ़कर एक हसीन और एक से एक खुश शक्ल मौजूद थी, और ये जगह भी बेहतरीन थी। मैंने महसूस किया कि राजा पीतव सिंह ने यहाँ तफरी तबाह के लिए बेशुमार सामान मुहैया कर लिए हैं। उसकी फितरत की नुमाया तब्दीलियां मेरे इल्म में आ चुकी थीं। वो पहले से ज्यादा ऐश पसंद हो गया था, और औरतों के मामले में तो इसके दिल में रहम की जरा बराबर भी गुंजाइश नहीं थी। जो मिलती जब मिलती और पसंद आ जाती तो फिर उसका ठिकाना राजमहल ही में होता था। कनीजों और बानियों के झुरमट में हमने 3 दिन गुजारे। मेरे ज़हन में कशिका का ख्याल था। मैं जानना चाहता था कि उसकी मालूमात कहाँ तक हैं और अब इस सिलसिले में वो क्या करता है। वैसे एहतियातन राजा ने अपने साथ चंद खास सिपाही भी ले लिए थे, जिनसे अंदाजा होता था कि वो कशिका से खौफजदा है। बहरसूरत तफरीहात का सिलसिला जारी था। राजा पीतव सिंह की ज़हनी वारदात का पता ही न चलता था। अब वो गहराई में सोचने का आदी हो गया था। फिर एक शाम जब कि सूरज अपने सफर का आखिरी मरहला तय कर रहा था, पीतव सिंह मेरे साथ साथ दरिया के किनारे किनारे चल पड़ा। सब्जाजारों में खूबसूरत जानवर दौड़ते फिर रहे थे। परिंदों की टोलियां दरिया के पानी पर से खूबसूरत आवाजें निकालती हुई सफर कर रही थी। मौसम बेहद खुशगवार था। राजा पीतव सिंह की ज़हनी कैफियत भी इस वक्त खासी बेहतर मालूम होती थी। तब उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा,
पूरन महाराज, आपने तो अमृत जल पी रखा है। यूं लगता है जैसे आप तो कभी बूढ़े ही ना होंगे। आपका हुस्न और जवानी देखकर मुझे बड़ा रश्क आता है कि ये नहीं हो सकता पूरन महाराज कि आप मुझे भी कोई ऐसी ही चीज मुहैया कर दें। नहीं पीतव सिंह, तुम जिंदगी के इन हंगामों से उकता जाओगे। क्या मतलब महाराज? जिंदगी और मौत एक ऐसा फलसफा है कि इंसान इसके हर नुक्ते को कभी नहीं समझ सकता। खुशी और सुकून की इंतहा बेजारी का सबब बन जाती है। अगर हमें ये इल्म हो जाए कि हमें मिली हुई खुशियां दायमी हैं, तो यकीन करो हम खुशियों का तस्करा खो बैठे, इनकी लज्जत खत्म हो जाए। हर तकलीफ के बाद राहत का तसव्वुर खुशगवार होता है, और राहतों के दरमियान तकलीफों का एहसास इन राहतों की लज्जत का एहसास दिलाता रहता है। जिंदगी के लिए एहसासात बेहद जरूरी हैं। अगर कचका तुम्हारी जिंदगी में ना आता तो तुम खुद को एक फातेह तसव्वुर करते, और एक वक्त ऐसा भी आ जाता जब तुम्हें इन फतवाहत से कोई दिलचस्पी ना रह जाती। मुमकिन है आपका कहना दुरुस्त हो महाराज, मगर कचका को जीवन नहीं दिया जा सकता। उसने जो मेरी बेइज्जती की है उसकी सजा तो उसे पाना ही होगी। जरूर, लेकिन तुम देखो ना कि तुम उसके बारे में सोचने के लिए यहां आ गए हो। गोया तुम्हें उसकी अहमियत का एहसास है। अगर उसकी अहमियत का भी कोई एहसास ना होता तो तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ ये नफरत ना होती। हाँ, मैं एतराफ करता हूँ, एक इंसान ने मुझसे मेरा वकार छीन लिया है। मैं उसका खून पीना चाहता हूँ। जरूर, हर शख्स को अपना वकार बहाल करना चाहिए, मैंने जवाब दिया, और पीतव सिंह खामोश हो गया। सूरज बादलों की ओट में छुप रहा था। मौसम कुछ और मस्त हो गया था। इसी वक्त हमारी निगाह सामने की तरफ उठ गई। घने तख्तों के झुंड की आड़ लेकर कोई बाहर निकल रहा था। मैं और पीतव सिंह रुक गए। ये लिबास और ये अंदाज अब हमारे लिए अजनबी नहीं रहा था। हम कचका को साफ पहचान गए। भगवान की सौगंध, आज फैसला हो जाएगा, पीतव सिंह ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। कचका पुर-इत्मीनान अंदाज में चलता हुआ हमारे सामने पहुंच गया। पीतव सिंह कीना तो निगाहों से उसे देख रहा था। जय राम जी की पीतव सिंह, मुझे महाराज कहो, मैं राजा हूं। राजा तो अब मैं हूं पीतव सिंह जी। ताजो तलवार और शाही मोहर का मालिक, इसके सिवा राजा के पास क्या होता है? तुम्हारी हरकतें अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। पहले ही आपने कौन सा बर्दाश्त किया था महाराज? मजबूरियों को दूसरा रूप देना चाहो तो दूसरी बात है। तुम बेवकूफ हो। मैंने ये सल्तनत इतनी फैलाई है, बड़े बड़े सुरमाओं का पित्ता मुझ से पानी होता है, और तुम जहड़ के मेंढक मेरे सामने बोलने की जसारत कर रहे हो। लोहे को लोहा काटता है महाराज, मेरी काट तुमसे ज्यादा बेहतर है। देख लो, मैंने भरे दरबार में तुमसे सब कुछ छीना है। अगर तुम एतराफ न करो तो ये एक राजा की बददियानती के सिवा और कुछ नहीं है। पूरन जी, तुम भी गवाह हो, छीनने और चोरी करने में बड़ा फर्क है। मैं हर फर्क को मिटाने के लिए तैयार हूं, कचका ने कहा। क्या मतलब? वो मैं बताता हूं, कचका ने कहा, और फिर उसने अपने लिबास में से ताज निकाला और एक जगह रख दिया। फिर उसने मोहर और तलवार भी उसी जगह रख दी और अपनी तलवार पर हाथ रखकर बोला, अगर मन में एक राजा ही का गरूर है तो आओ फैसला कर लें। हार जाओ तो ये पगड़ी जो तुम्हारे सर पर रखी है उतार कर इन चीजों के साथ रख देना। जीत जाओ तो ये सब ले जाना, और इसके बाद मैं भी खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा। जिस मां का बेटा हूं उसके नजदीक वचन बड़ी हैसियत रखता है। बाप कौन है तुम्हारा? तुम्हारी तरह कोई खुद प्रस्त है जिसका मान शायद टूट गया हो। क्या मतलब? यह सब बेकार बातें हैं। क्या तुम अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं पाते? कचका ने कहा, और पीतव सिंह गजब का शिकार हो गया। इसकी मौत मेरे ही हाथों आई है तो यही सही, उसने कहा और तलवार खींच ली। और फिर मुझसे बोला, तुम किसी तौर नहीं बोलोगे पूरन महाराज? मैं राजा हूं और अपना मान मुझे ही रखना होगा। ठीक है पीतव सिंह, अब तो एक तवील तजर्बा है तुम्हारे पास, मैंने जवाब दिया, और पीतव सिंह तलवार खींचकर उसके मुकाबले आ गया। सेमाब सिर्फ कचका ने भी तलवार खींच ली थी और मुतमईन निगाहों से उसे देखने लगा। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लेकिन कचका के वार मोहतात थे। वो दरमियान में हंस हंस कर पीतव सिंह को गुस्सा दिलाता जा रहा था। ये लो महाराज, गर्दन गई, यह हाथ गया ना? पीतव सिंह दीवाना हो गया था। उसने अपने तजर्बे का हर रंग आजमा लिया था, लेकिन उसके मुकाबले छल्लावा था। पीतव सिंह उससे एक तवील वक्त तक लड़ता रहा, यहां तक कि थक कर चूर हो गया। अब उसे तलवार भी नहीं हिलाई जा रही थी। कचका चाहता तो उसे आसानी से कत्ल कर देता, लेकिन मैंने महसूस किया कि पीतव सिंह के चेहरे पर अब शगुफ्तगी फैल रही थी। वह मुस्कुराने लगा था और फिर वो टहलता हुआ पीछे हटने लगा और बिलाकर उसने तलवार दरिया में उछाल दी। अब वो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। अब क्या ख्याल है पूरन महाराज? जीवन के इस हसीन रूप को कौन सी निगाह से देखा जाए? एक राजा की निगाह से, मैंने जवाब दिया, और पीतव सिंह हंस पड़ा। तो फिर पूरन महाराज, मैंने कचका से हार मान ली है। एक राजा का ऐलान है, उसने कहा, और दोनों हाथों से अपनी पगड़ी उतार ली। कचका तलवार संभाले खड़ा हुआ था। पीतव सिंह आगे बढ़ा, लेकिन दरख्तों के अकब से कोई और निकला और इस तरफ बढ़ाया। पीतव सिंह रुक कर उसे देखने लगा
वो कोई औरत थी, लेकिन उसका चेहरा भी उसी तरह ढका हुआ था। तुम कौन हो? पीतव सिंह ने पूछा। माँ हूं इसकी, औरत ने जवाब दिया और पीतव सिंह चौंक पड़ा। शेरनी हो, शेर की औलाद मालूम होता है। बड़ा भाग तुम्हारे दूध का, मगर तुम दोनों ने चेहरे क्यों ढके हुए हैं? पीतव सिंह जी, पहले अपना वचन पूरा करो, कशका बोल पड़ा। यह पगड़ी अब तुम्हारा कर्ज है। पीतव सिंह झुका, लेकिन औरत तड़प कर आगे बढ़ाई। कशका, पगड़ी जमीन न छूने पाए, इसे अपने पिताजी के सर पर रख दो। चलो तलवार फेंक दो। पगड़ी जमीन छू गई तो मैं तुम्हारा दूध नहीं मुआफ करूंगी। रूपकली की आवाज में बला की खनक थी। पीतव सिंह शस्त्र रह गया। कशका ने पगड़ी संभाल ली थी, लेकिन पीतव सिंह के हवास रुखसत होते जा रहे थे। कशका ने पगड़ी दोबारा पीतव सिंह के सर पर रख दी। अब चरणों में झुक जाओ इनके। रूपकली ने कहा। तुम कौन हो देवी? तुम्हारी आवाज? पीतव सिंह दीवानगी से बोला। तुम शकुंतला हो। भगवान के सौगंध, तुम शकुंतला हो। हाँ महाराज, मैं शकुंतला हूं। मैं वही अभागन हूं। वो गमज़दा आवाज में बोली। शकुंतला, तुम जिंदा हो? मगर पूरन महाराज, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था शकुंतला मुझे अपना चेहरा दिखाओ। और ये कौन है? आपका बेटा कशका। मेरा बेटा? क्या कह रही हो शकुंतला? जो कुछ कह रही हो महाराज, इसका सबूत आप खुद हैं। आपकी ये माला है जिसे मैंने जान के साथ लगा कर रखा है। शकुंतला ने एक माला निकाल कर सामने कर दी। चेहरा तो खोलो शकुंतला। मैं मर जाऊंगा। मैं शकुंतला, मैं जीवन की किसी सांस तुम्हें नहीं भूल सका। तुम्हारी आवाज ही तो मेरा जीवन थी। इस आवाज की बाज़गश्त हर लम्हा मेरे कानों में रही। शकुंतला, चेहरे से नकाब उठाओ। पीतव सिंह ने आगे बढ़कर खुद शकुंतला के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। उसने चाहत भरी निगाहों से उसे देखा और एक लम्हे के लिए सारी जान से लरस गया। रूपकली? वो कई कदम पीछे हट गया। हाँ राजा पीतव सिंह, सुखराज की बेटी रूपकली। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह पीतव सिंह, जिस तरह तुमने एक नारी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसके सारे जीवन में अंगारे भर दिए थे। मगर तुम रूपकली हो या शकुंतला? इसका जवाब पूरन महाराज देंगे। रूपकली बोली। हाँ पीतव सिंह, यह रूपकली है और यही शकुंतला है। मगर कैसे महाराज? तुम जख्मी होकर रूपकली के महल ही में पहुंचे थे। इसने शकुंतला की हैसियत से तुम्हारी खिदमत की और तुम इसकी कोख में अपना फल छोड़ आए। एक कमजोर लड़की की फतेह के असबाब थे जिसमें मैंने इसकी मदद की। रूपकली ने 24 साल के बाद अपना कहा पूरा कर दिखाया। पूरन जी, तुमने ऐसा क्यों किया? सितारों का यही कहना था पीतव सिंह। तुम मुझसे कोई सवाल न करो, मैं लापरवाही से कहा। और पीतव सिंह गुस्से से खोलता रहा। लेकिन प्रोफेसर, मुझे उसके गुस्से की क्या परवाह हो सकती थी? मैं नहीं मानता सितारों के इस खेल को। यह साजिश है। तो मुझे जानबूझकर इस महल में ले गए और फिर इसे शकुंतला बनाकर। हाँ, आप ही ने मुझे इतला दी थी कि आपने शकुंतला और इसकी मां की लाश देखी है। हाँ पीतव सिंह, तुम राजा थे। तुमने ताकत के बल पर एक कमजोर लड़की को जिंदगी से महरूम कर दिया। मैं इसकी इतनी मदद भी ना करता। ये तुमने अच्छा नहीं किया पूरन जी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए पीतम महाराज। भगवान ने मेरा मान पूरा कर दिया। तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। अब हम दोनों माँ बेटे को आ गया तो वो पड़ा है तुम्हारा ताज और तलवार। आए थे इसके बल पर। आओ कशका। रूपकली नफरत से बोली। कशका ने भी अब चेहरा खोल दिया था। वहू बहू पीतव सिंह की जवानी की तस्वीर था। पीतव सिंह ने उसे देखा और देखता रह गया। कशका मां के करीब पहुंच गया था और फिर वो दोनों वापस पलट पड़े। शकुंतला, पीतव सिंह ने भराई हुई आवाज में पुकारा। मेरा नाम रूपकली है महाराज, सुखराज की बेटी हूं। आपको भूल हो रही है। रूपकली। पीतव सिंह आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गया। मैं तेरा अपराधी हूं, मगर मुझे माफ कर दो रूपकली। अब क्या चाहते हैं महाराज? मैंने तुम्हें जीवन भर दुख दिए हैं ना रूपकली, मगर तुमने मुझे कशका दिया है। सूखे धान फिर से हरे हो गए हैं। रूप, जो कुछ दिया है इसे ना छीनो। मैं तुम्हें रोकने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन रूपकली, हो सके तो मुझे तनहा मत छोड़ो। पीतव सिंह की आवाज भराई हुई थी। रूपकली उसे देखती रही, फिर वो उसके चरणों में झुक गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था और फिर मैं अपने घोड़े पर सवार हो गया। मैं तो आजाद था प्रोफेसर। किसी इंसान की मोहब्बत मेरे पैरों की बेड़ी नहीं बन सकती थी। अगर ऐसा होता तो मैं अभी अपना वजूद खो बैठता, लेकिन मैंने वो बस्ती नहीं छोड़ी। मैंने इस ड्रामे के आखिरी मनाजर भी देखे। पीतव सिंह रूपकली और अपने बेटे को लेकर महल आ गया। इसने चारों तरफ मेरी तलाश शुरू करा दी थी। फिर मायूस होकर अपनी राजधानी में चल पड़ा, लेकिन मैं देख रहा था। पीतव सिंह ने दरबार आम बुलाया था। फिर उसने कहा, नगरवासियों, 24 साल पुरानी बात है जब मैं नूरी बस्ती गया था। वहां मैंने रूप की रानी रूपकली को देखा और मेरा दिल इस पर आ गया। वो एक खरी जात की लड़की थी। मैं उसे उठा लाया, पर इसने मुझे ना माना और मेरा मान तोड़ने की कोशिश की। सो मैंने इससे विवाह किया।
इसने कहा कि मैंने राजा होने का फायदा उठाया, मगर वो मेरा मान इस तरह तोड़ेगी कि मुझे मेरी ही औलाद के हाथों मरवाएगी। तो नगरवासियों, मैंने इसे एक अलग महल में कैद कर दिया, और खरी जात वालों का खून खरा ही होता है। मेरे बेटे कशका ने मुझसे ताज छीना, और फिर मेरी तलवार भी छीन ली, और फिर इसने मुझसे जंग करके मुझे शिकस्त दी और खुद को राजा साबित कर दिया। इस तरह कालंदी के बासियों पीतम सिंह को शिकस्त हुई। मैं शिकस्त मानता हूं, और आज तुम्हारे सामने ये ताज रूप कली के लिए कशका के सर पर रखता हूं। कल से नए राजा की खुशी में जश्न मनाए जाएंगे। पीतम सिंह अब हारा हुआ जवारी है। बोलो कशका महाराज की जय। और चारों तरफ जय जयकार गूंजने लगी। इसके बाद प्रोफेसर मेरे यहाँ रुकने का क्या जवाब था। मैंने आवाम के हजूम में शामिल होकर ये कार्रवाई देखी थी, और फिर खामोशी से मैं वहां पलट पड़ा। अब इस सरजमीन से निकलना ही बेहतर था। ये तो थी प्रोफेसर कशका की कहानी, और एक छलाके के साथ सदियों का तिलिस्म टूट गया। वो सब कुछ निगाहों से ओझल हो गया। रोजा और फरजाना अहमको की तरह एक दूसरे की शक्ल देख रही थी, और वो मुस्कुरा रहा था। तब प्रोफेसर ने भराई हुई आवाज में कहा, जो लुत्फ तुम्हारी दास्तानों में है वो कहीं और कहाँ। आह देखने वाले, काश तेरी आंखें हमें मिल जाती। जमीन पर रहने वाले कैसी कैसी खूबसूरत दास्तानें समेटे हुए, काश ये दास्तानें हमारी निगाहों में होती। तूने क्या क्या देखा, हमें भी सब कुछ मालूम होता तो क्या खुश नसीबी थी। वक्त कायनात का सबसे अजीम दास्तां गो है, लेकिन सुनने वाले भी तुम लोग हो, जिनकी दिलचस्पी मुझे हैरत में मुब्तला करती है। क्या तुम्हारा ज़हन उकताहटों का शिकार नहीं हुआ? हरगिज नहीं, बल्कि जब किसी दास्तान का तिलिस्म खत्म होता है तो चारों तरफ वीरानी फैल जाती है, और हमें यूं लगता है जैसे हम सब कुछ खो बैठे हो। क्या तुम इन दोनों लड़कियों को बूढ़ा करके यहां से ले जाओगे प्रोफेसर? हम सब एक दूसरे के बोझ से आजाद हैं, क्योंकि अब हम इंसान नहीं, हम तो माजी के परस्तार हैं। हमें खुद में शामिल रख, और हमें इन दास्तानों में गुम रहने दे। तो अब बताओ, कहां जाने की ख्वाहिशमंद हो?